हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अशोका बायोलॉजी। माई सेल्फ अमित तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। पहली चीज़ तो क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा विलम्ब हुआ, कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से 2-3 दिन वीडियोस नहीं अपलोड कर पाया। अब आइए चैप्टर को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पलर में जो सवाल दिए हुए हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें करें, अच्छे से सॉल्व करें। हमारा टारगेट सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई पॉइंट आपको एडिशनल जानना चाहिए तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट एग्जिबिट फैगोसिटिक एक्टिविटी? कौन सी ऐसी सेल है जो फैगोसिटिक एक्टिविटी शो नहीं करती? तो पहला ऑप्शन आपका है मोनोसाइट, दूसरा ऑप्शन आपका है न्यूट्रोफिल्स, तीसरा है बेसोफिल और चौथा है मैक्रोफेजेस। देखिए ऐसा है कि मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स ये दोनों ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें फैगोसिटिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मैक्रोफेजेस में भी हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें फैगोसिटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन बेसोफिल में फैगोसिटिक प्रॉपर्टी काफ़ी लीस्ट होती है। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होती है, बट बहुत कम होती है। एनसीईआरटी के हिसाब से तो नहीं होती है। बेसोफिल क्या करता है? बेसोफिल सिक्रीट्स सेरोटोनिन एंड हेपारिन, ये इन्फ्लेमेटरी एक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आपके जानने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वन द कॉमन सिम्टम ऑब्जर्व इन द पीपल इन्फेक्टेड विद द डेंगू? कौन सा वो कॉमन सिम्टम है जो डेंगू के इन्फेक्शन में अकर्स को होता है, यानी होता है? तो क्या है वो, जरा देखने की कोई ज़रूरत है। तो पहला आपका जो पॉइंट है कि सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द आरबीसी काउंट, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द डब्ल्यूबीसी काउंट, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट या सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट। तो अब देखना यह है कि क्या होता है। तो डेंगू फीवर जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टी है यानी ब्लड कोगुलेशन घट जाता है। तो आप जानते हैं सब कि ब्लड का जो कोगुलेशन है वो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी पे डिपेंड नहीं करता, वो प्लेटलेट पे डिपेंड करता है। तो प्लेटलेट की संख्या जब घट जाती है तो ऐसा होता है। ठीक है, दूसरी एक बात, प्लेटलेट की संख्या होती कितनी है? तो प्लेटलेट की जो संख्या होती है वो 3.5 लाख से 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, मतलब आपका जो प्लेटलेट काउंट है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल के दौरान क्या सच है? तो द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम। ठीक है, मतलब जो वॉल्यूम है वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो पंपिंग है ब्लड का वो सेम है। ठीक है, तो सही भी है कहीं ना कहीं। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट द राइट वेंट्रिकल इज डिफरेंट, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड रिसीव्ड बाय द ईच एट्रियम इज डिफरेंट। ओके, दूसरी बात कह रहे हैं कि द ब्लड रिसीव्ड बाय ईच एट्रियम इज डिफरेंट। तो देखिए प्रत्येक एट्रिया के द्वारा रिसीव ब्लड सेम होता है। दूसरी एक बात और करें कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव बाय एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट। तो ये सारी डाटा जो हैं एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, चाहे एट्रियम हो, चाहे एओर्टा हो, चाहे पल्मोनरी आर्टरी हो या वेंट्रिकल हो, सब सेम होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द राइट वेंट्रिकल इज सेम। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। चलिए बाकी कार्डियक साइकिल को अलग से हम एक वीडियो में बनाएंगे तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा बिफोर नीट एग्जाम, आई एम श्योर। कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम। जो कार्डियक एक्टिविटी है ये ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम से मॉडरेट की जाती है, परिवर्तित की जाती है, चेंज की जाती है। इसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। अब देखिए एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में, न्यूरल सिस्टम में जो दो पार्ट हमें पढ़ने होंगे, एक आपका होता है पैरासिम्पैथेटिक और एक आपका होता है सिंपैथेटिक। दोनों पॉइंट को आप मार्क कर लीजिएगा सर। ठीक है, दोनों पॉइंट को देख लीजिएगा ध्यान। अब होता क्या है इसमें कि जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो हार्ट रेट को घटाता है और सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। तो पहला ऑप्शन जो आपका है ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डिस्कार्डेड पॉइंट है और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट्स, क्या कर रहा है ये, तो यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट कर रहा है, इसलिए ये आंसर हमारा सही हो जाएगा हार्ट रेट को। और स्ट्रोक वॉल्यूम को भी कर रहा है, दोनों को बढ़ाता है। हमने कहा भी था कि स्ट्रोक वॉल्यूम को अल्टर किया जा सकता है।
तो बी इज़ द राइट आंसर, और भी तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर आप अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 5, मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग विच इज एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो वो पेयर मार्क करिए जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए एसेंशियल है। तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो कौन सा है सब, हिपैरिन एंड कैल्शियम। तो देखिए हिपैरिन आप जानते हैं कि हिपैरिन कैल्शियम, हिपैरिन किसी भी सूरत में कोगुलेशन में हेल्प नहीं करता, ये कहीं ना कहीं कोगुलेशन को यूँ कहें कि रोकता है ना। तो इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो गया। कैल्शियम एंड प्लेटलेट फैक्टर, हमने प्लेटलेट के बारे में भी पीछे बात ही करी थी। तो प्लेटलेट फैक्टर और कैल्शियम आयन ये दो के दोनों आपके क्या हैं ना, ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं किसमें, ब्लड कोगुलेशन में। तो ये बेहद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलेट सिट्रेट आप जानते हैं, प्लेटलेट फैक्टर, ये सारे के सारे क्या हैं कि ये जो ऑप्शंस आगे दिए हुए हैं ये सब के सब कहीं ना कहीं ब्लड कोगुलेशन को रोकते हैं। मतलब जैसे आपने जब आप हीमोडायलिसिस पढ़ते हैं तो आप हिपैरिन मिलाते हैं पहले, बाद में फिर एंटी हिपैरिन मिलाते हैं, है ना, कोगुलेशन होने पाए इस तरीके से बात। तो पुरानी चीज़ें हैं, अगर आप रिकॉल रख पाएँ तो। चलिए अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 6, ECG डिपेक्ट्स द डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन प्रोसेसेस ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। इन द ECG ऑफ द नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल वन ऑफ द फॉलोइंग वेव इज नॉट रिप्रेजेंटेड। ECG में कौन सी वेव रिप्रेजेंट नहीं करती। तो देखिए एक ऑप्शन आपका है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। देखिए डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया जो है इसको आपने पढ़ा होगा, ये पी वेव के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ये वर्ड तो मैंने नहीं सुना हुआ है, रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल ये QRS वेव के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, QRS के द्वारा। और जो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है सर, ये किसके द्वारा किया जाता है, T वेव, नॉर्मल में जो लौट के आता है। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्योंकि ऐसा वर्ड हमने कार्डियक साइकिल में नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच वन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल लैक्स न्यूक्लियस इन द ह्यूमन। ह्यूमन में कौन सी सेल न्यूक्लियस को लैक करती है। तो पहला ऑप्शन आपका है इरिथ्रोसाइट, देन न्यूट्रोफिल, देन इस्नोफिल, देन द मोनोसाइट। तो देखिए मोनोसाइट, इस्नोफिल और न्यूट्रोफिल से दे सबके सब WBC हैं और इनमें न्यूक्लियस होता है। लेकिन इरिथ्रोसाइट जो RBC है, इसका एक और नाम भी है RBC, इसमें रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इनमें याद रखिएगा आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता है मैच्योर कंडीशन में। तो ए इज़ द राइट आंसर, इसीलिए इसको ए न्यूक्लिएटेड का एग्जाम्पल भी कहते हैं। ठीक है, ए नहीं ई न्यूक्लिएटेड। नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज इन्वॉल्व इन द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। कौन सी ऐसी ब्लड सेल है जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट करती है। तो देखिएगा बी लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट, RBC एंड न्यूट्रोफिल्स। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, बी लिम्फोसाइट जो है यही वो आंसर है जो आप ढूंढ रहे हैं, मतलब एंटीबॉडी प्रोडक्शन में ये मदद करता है। लेकिन फिर T लिम्फोसाइट क्या करता है, तो T लिम्फोसाइट ये सपोर्ट करता है, क्या करता है, जबकि RBC और न्यूट्रोफिल्स का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर इज द बी लिम्फोसाइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द कार्डियक इम्पल्स इज इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फर्दर अप टू वेंट्रिकल। देखिए कार्डियक अगर आप बात करेंगे तो SA नोट AB नोट आपको मालूम होना चाहिए। तो SA नोट AB नोट देन पर्किंजे फाइबर। तो देखिए है क्या कि SA नोट AB नोट पर्किंजे फाइबर, ये गलत कर दिया। SA नोट पर्किंजे फाइबर इस ऑप्शन में गलत। SA नोट AB बंडल और पर्किंजे फाइबर, अगर हम इसकी बात करें तो SA नोट देन उसके बाद AB बंडल, देन उसके बाद AB नोट, देन AB बंडल, देन पर्किंजे फाइबर। SA नोट की उप लोकेशन कहाँ है, राइट अपर कॉर्नर राइट एट्रिया, देन AB नोट, देन AB बंडल थ्रू आउट द वेंट्रिकल एंड द पर्किंजे फाइबर, देन स्मॉल माइन्यूट फाइबर्स आर देयर। ओके, तो आंसर शुड बी, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा हमारा C 9 का। अच्छा सवाल है, जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे दो बातें और, SA नोट को क्या कहते हैं, पेस मेकर, AB नोट को क्या कहते हैं, पेस सेटर। ठीक है, AB बंडल, बंडल ऑफिस, इतनी इंफॉर्मेशन जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द सेल इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन आर। अब कौन सी सेल है जो इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करती है। तो आपको आइडिया होना चाहिए, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, द सेकेंड हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ। तो
जो सेकेंड हार्ट साउंड है ये किस समय एसोसिएट होता है, मतलब इसका जो ये कब डेवलप होता है? तो देखिए फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जिस समय क्लोज होता है उस समय की बात करें। तो देखिए बड़ा आसान है, एक में ट्राइकस्पिड दे रहे हैं, एक में बाइकस्पिड दे रहे हैं, एक में ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दोनों दे रहे हैं। तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड जो दोनों है ये किसके लिए होता है सर? ये होता है फर्स्ट हार्ट साउंड के लिए। और जो सेमील्यूनर वॉल्व है ये किसके लिए होता है? ये सेकेंड हार्ट साउंड के लिए होता है। तो एस फॉर सेमील्यूनर, एस फॉर सेकेंड, आसानी के साथ आप याद कर सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, लव इज द वॉइस, जो आवाज़ निकल के आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स अ फेज इवेंट द कार्डियक साइकिल इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? क्या सही है? तो पी वेव इंडिकेट बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, देखिए ये गलत है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जी नहीं सर, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की बात करता है। और अगर आप इसको काउंट कर लें तो हार्ट बीट की काउंटिंग कर सकते हैं आप, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपके लिए। अगर आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ए पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप हैज़ एंटीबॉडी ए एंड बी। देखिए अगर हम आपको बताएं तो आप समझिएगा, ए पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए हैज़ एंटी ए एंड एंटी बी। देखिए इनके पास एंटीजन कोई नहीं होता, लेकिन इनके पास एंटीबॉडी ए और बी होता है। तो एंटी, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं, है ना, एंटीबॉडी। लेकिन कह रहे हैं एंटीबॉडी इन हिज प्लाज्मा। ए पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप बी कैन नॉट डोनेट ब्लड टू पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप। ए पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप बी कैन नॉट डोनेट ब्लड टू पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप। कोई पर्सन बी है जो ब्लड अपना है वो किसको नहीं दे सकता? ए को। तो ये सेंटेंस भी हमारा ठीक है। ब्लड ग्रुप इज डिजिग्नेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, ये गलत है सर। प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एंटीजन, है ना, तो एंटीजन आंसर था, ना कि एंटीबॉडी था, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं कि ए पर्सन ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो बाकी हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। आप ये डी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन जो सी है ये पूरी तरीके से गलत आंसर है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वुड बी द कार्डियक आउटपुट ऑफ ए पर्सन हैविंग 72 हार्ट बीट पर मिनट इन स्ट्रोक वॉल्यूम इज 50 ml? ओके सर, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml हो जाए तो क्या होगा? तो आप देखिए कार्डियक आउटपुट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? हार्ट बीट प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट बीट कितना है? 72, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 50, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो आई थिंक ये 3600 ml के अराउंड आना चाहिए, 3600। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, मैच द टर्म्स अंडर कॉलम ए विद द फंक्शन लिम्फेटिक सिस्टम, पल्मोनरी वेन, थ्रोम्बोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। तो देखिएगा जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, जो थ्रोम्बोसाइट, अब थ्रोम्बोसाइट के बारे में मतलब क्या है? ये प्लेटलेट काउंट है। थ्रोम्बोसाइट मतलब क्या सर? ये एक प्लेटलेट काउंट है ना। तो हमने पढ़ रखा होता है कि जो थ्रोम्बोसाइट है ये ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है, तो सी का 4। ठीक है, क्या होगा? सी का 4। पल्मोनरी वेन ये ऑक्सीडेटेड ब्लड को ले जाती है, तो बी का 1, है ना। तो इतने से, और लिम्फेटिक सिस्टम इट ड्रेन्स द बैक द टिश्यू फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ए का 3rd, बी का 1st एंड सी का 4। देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। ए का 3rd, बी का 1st, कम से कम इतना जरूर याद रखें। तो ए का 3rd, बी का 1st, सी का 4, ऐसा किस ऑप्शन में है? तो आप देखिएगा सर, ये आपको मिल जाएगा आई थिंक ए का 1st, ए का 3rd, बी का 1st, सी का 3rd, 4th होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, बी इज द, ये आप एक बार देख लीजिएगा, वैसे आंसर भी दिया हुआ है। ए का 3rd, बी का 1st, सी का 4th एंड डी का 2nd। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। Atria receive blood from all parts of the body which subsequently flow the ventricle. ओके, ब्लड कहाँ पहुँचता है? वेंट्रिकल में। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट एस नोट पासिस एट्रिया द वेंट्रिकल, यही तो वजह है। तो ये दोनों, अच्छा ये दोनों बातें भी ऐसी हैं जो साथ साथ हो रही हैं सर, है ना। तो ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, एक दूसरे का रीज़न नहीं है, एक दूसरे का साथ है। तो एक्शन मेंशन इन द स्टेटमेंट 1 इज डिपेंडेंट ऑन द एक्शन मेंशनड इन द स्टेटमेंट 2।
1 2 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है सर, ये गलत है ना। एक्शन मेंशन इन द स्टेटमेंट 2 इज डिपेंडेंट ऑन द एक्शन मेंशन इन द 1। एक्शन मेंशन इन द स्टेटमेंट 1 और 2 इंडिपेंडेंट नहीं सर। एक्शन मेंशन इन द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सिंक्रोनस, ये साथ साथ होते हैं दो के दोनों, मतलब सिंक्रोनस हैं, है ना, सिंक्रोनस हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर द सिंक्रोनस, साइमल्टेनियस आप कह सकते हैं। तो ये आपका आंसर था 16 का डी। तो ये आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में ये आपसे डायरेक्ट मुलाकात भी हो सकती है, तो आपका समय बचेगा। तो जब भी आप कन्वीनियंट हो, जब भी आपके पास सुविधा हो, आप प्लेलिस्ट में जाके जो चैप्टर चाहें उस चैप्टर को ओपन करके उनके वीडियोस को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे हमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।